स्वागत है आप सभी का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो हमारे देश की संसद है उस संसद के क्या क्या काम होते हैं और उसको जो है हमने क्या क्या शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी है। तो इन सभी के बारे में हमने जो है डिटेल से डिस्कशन किया था। और मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संसदीय नियंत्रण की अप्रभावता, यानी वर्तमान में जो संसद है वो संसद जो है नियंत्रण नहीं कर पा रही है ठीक तरह से। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी नए व्यूअर्स इन वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों अब हम चर्चा कर रहे हैं संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज़्यादा है। यानी मित्रों ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो भारत में जो सरकार है और जो प्रशासन है उस पर जो संसद है ना वो नियंत्रण वर्तमान में कम कर रही है। यानी सैद्धांतिक तौर पर हम देखेंगे ना, यानी अगर सैद्धांतिक तौर पर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ संसद जो है हमारी सरकार के ऊपर नियंत्रण कर रही है और प्रशासन पर नियंत्रण कर रही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली रूप में देखेंगे ना, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, वर्तमान में जो हमारी संसद है वो पूरी तरह से जो है प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है किस पर, जो हमारी सरकार है या जो हमारा प्रशासन है उस पर जो है नियंत्रण करने में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे क्या कहता है, कहता है कि वास्तव में यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जो संसद है ना वो हमारी जो सरकार और प्रशासन पर उतना नियंत्रण नहीं कर पा रही है जितना कि होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे कारण भी बताए जा रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण से जो है संसद के द्वारा नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया या कम नियंत्रण जो है स्थापित किया जा रहा है सरकार और प्रशासन पर। तो कह रहा है देश का प्रशासन इतना विशाल और जटिल है कि संसद को न तो इतना समय है और न ही इतनी विशेषज्ञता कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है हमारे देश का जो प्रशासन है ना वो इतना विशाल है, यानी हमारा देश इतना बड़ा है और इतने राज्य हैं भारत में, तो उसी कारण से जो हमारा प्रशासन है वो बहुत बड़ा है और जटिल है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि इतना काम यानी जो है संसद के पास होता है तो संसद के पास जो है इतना समय भी नहीं होता कि वो जो है हमारी जो प्रशासन और सरकार है उस पर प्रभावी, यानी एक जो है कंप्लीटली, या जो आप अगर आप ऐसा समझें कि जो प्रभावी होता है ना, यानी कि जिस पर प्रभावी होता है तो जो प्रभावी नियंत्रण वो नहीं कर पा रही है। ठीक है, आगे क्या कहता है, अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी नहीं बन पाती। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनुदान जो मांग की जाती है तो उन मांगों की जो है तकनीकी प्रकृति, यानी वो उनकी प्रकृति जो है वो तकनीकी है, उस कारण से जो है संसद क्या करती है कि ज़्यादा प्रभावी नहीं कर पाती सरकार और प्रशासन के ऊपर पर जो, और इसके अलावा जो वित्तीय जो व्यवस्था है उसके ऊपर भी संसद ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर पाती। और विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर होता है तथा कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी मित्रों ये क्या कर रहा है, जो विधायी नेतृत्व होता है यानी जो जो भी संसद में हम काम करते हैं यानी कानूनों से संबंधित या बिलों से संबंधित, तो उस पर ज़्यादा जो नियंत्रण होता है ना, और जो यानी जिसके नेतृत्व में वो हम काम करते हैं तो वो किसके नेतृत्व में कर रहे हैं, जो हमारी केंद्रीय कार्यपालिका यानी जो संघ की कार्यपालिका है उसके नेतृत्व में ये काम होता है। और आगे क्या कहता है कि जो कार्यपालिका ही होती है वही नीति निर्धारण करती है, यानी सभी जो नीतियाँ बनाती है वो जो है हमारी संघ की कार्यपालिका बनाती है, जिसमें हम जो है जो मुख्य रूप से जो कैबिनेट है उसको गिनते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी महान्यायवादी भी हमने जो उसमें शामिल करते हैं। मैंने आपको जो है कई बार इस बारे में बताया है कि संघ की कार्यपालिका में हम किस किस को गिनते हैं, तो उसकी आज मैंने फिर से आपसे चर्चा कर दी। और आगे क्या कहता है, संसद का आकार इतना बड़ा है कि इस पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन है। मित्रों संसद का आकार की भी यहाँ पे बात की जाती है कि संसद में जो है बहुत से सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में भी 245 सदस्य हैं। तो इस कारण से जो संसद बहुत बड़ी है और इस कारण से हम संसद पर नियंत्रण रख पाने में जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। आगे क्या कहता है कि कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, फैला तो उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। मित्रों जो कार्यपालिका होती है यानी जो सरकार होती है ना, आप ऐसा समझ लो जो सरकार होती है ना उसके पास संसद में बहुमत होता है। जैसे वर्तमान में आप ही देख लो, वर्तमान में जो बीजेपी है उसके पास जो है बहुमत है, और वो बहुमत भी कैसा, पूर्ण बहुमत। यानी अगर वर्तमान में ये बीजेपी की पार्टी कोई भी संसद से संबंधित निर्णय लेना चाहिए ना, यानी कोई भी बिल अगर वो
पास कराना चाहिए तो आसानी से पास करा सकती है। और आपको पता होगा कि जो किसानों के बिल में जो यानी किसानों के समर्थन में जो बिल आया उसको भी जो है संसद ने पास करवा दिया, ठीक है। और वर्तमान में जो है वो विवादों के घेरे में भी है। तो इसी की बात यहाँ पे की जाती है कि जो संसद अगर किसी कार्यपालिका के पास पूर्ण बहुमत होता है ना, तो फिर वो जो है एक तानाशाही भी हो जाती है, यानी वो जो काम करवाना चाहिए वो करवा सकती है और उसकी हम प्रभावी आलोचना फिर नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, इसको मैंने आपको बताया करंट से जोड़ करके, ठीक है। अब क्या करें, लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका के द्वारा व्यय की गई राशि की जांच बाद में करती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम जैसी हो जाती है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि जो लोक लेखा समिति होती है ना, वो जो लोक लेखा समिति होती है वो तो सरकार का जो भी यानी सरकार जो भी खर्च करती है उसकी जांच तो वो बाद में करती है। यानी सरकार ने तो पैसा खर्च कर ही दिया ना, बाद में जांच करने से क्या होगा, पैसा तो खर्च हो चुका। तो इसी के बारे में ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया फिर जो है एक तरह से पोस्टमार्टम जैसी हो जाती है। यानी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बाद पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है हमने खर्च तो कर दिया, अब आप जो है कितनी ही उसकी जो है जाँच कर लो, हमने खर्च तो कर दिया, वो पैसा तो वापस नहीं आ सकता। तो इस कारण से जो है ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि संसद जो है प्रभावी नियंत्रण जो है जो हमारी सरकार है या प्रशासन है उसके ऊपर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं कर पाती। फिर आगे क्या कहता है कि गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। यानी मित्रों गिलोटिन जो प्रस्ताव मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बिल के किसी भाग पर चर्चा हम नहीं कर पाते तो उस पर हम चर्चा कराने के लिए जो गिलोटिन प्रस्ताव लेकर के आते थे, तो उससे भी क्या होता है कि संसदीय जो नियंत्रण है वो कम हो जाता है। और आगे क्या कहता है, प्रत्यायोजित विधान की अभिवृद्धि से विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति कम और कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के निर्माण से संसद की विधान बनाने की शक्ति कम हो जाती है। यानी मित्रों राष्ट्रपति अगर ज़्यादा मान लीजिए अध्यादेश बनाने लग जाए संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, तो फिर क्या होगा कि संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है वो भी फिर कम हो जाती है। और संसदीय नियंत्रण सामान्यतः ढीला, साधारण और अधिकांश या प्रकृति में राजनीतिक होता है। यानी मित्रों संसद जो नियंत्रण करती है ना वो जो है कमज़ोर होता है और एक साधारण प्रकृति का होता है। फिर आगे कहते हैं कि संसद में सशक्त और स्थिर विपक्ष के अभाव और संसदीय व्यवहार और मर्यादाओं के अभाव में देश के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण में ढीलापन आता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि संसद में अगर सशक्त नियंत्रण ना हो, ठीक है, सशक्त व्यवहार ना हो, विपक्ष नहीं हो, ठीक है, उन परिस्थिति में भी हम जो है संसद पर पूर्ण तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते। और मित्रों वर्तमान में भी आप देख लो कि जो लोकसभा है और वर्तमान में किसी भी पार्टी को जो विपक्ष का पद उसको प्राप्त नहीं है। और इस कारण से जो वर्तमान में जो सरकार है वो जो है आपको पता होगा कि कोई भी वो निर्णय लेना चाहती है तो वो जो खुली छूट है उसको निर्णय लेने की, और उसके पास पूर्ण बहुमत भी है। तो इस कारण से जो विपक्ष नहीं है, और विपक्ष जब नहीं होता है ना तो सत्ता पक्ष की जो है एक जो उचित आलोचना होती है वो नहीं हो पाती, और फिर जो सत्ता पक्ष होता है वो एक तानाशाही प्रकृति का हो जाता है, यानी कोई भी वो निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज ही हमने चर्चा की किसके बारे में, संसदीय नियंत्रण के बारे में। यानी संसद जो नियंत्रण वर्तमान में कर रही है वो कैसा है, कम कर रही है, क्यों कर रही है, इन सभी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब फ्रेंड्स हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राज्यसभा के बारे में। यानी मित्रों मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया था विस्तृत रूप से, ठीक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में। यानी राज्यसभा को क्या क्या हमने शक्तियाँ दी है, कौन कौन से मामलों में लोकसभा के समान उसकी शक्तियाँ होती है, या लोकसभा के समान जो है कौन कौन से मामलों में इसकी शक्तियाँ नहीं होती है। तो डिटेल से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या करा है, राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा की तुलना में 3 कोणों से जो है हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यानी राज्यसभा की जो संवैधानिक स्थिति है उसको जो है हम अगर लोकसभा के साथ हम तुलना करें तो 3 तरह से हम उसको देख सकते हैं। कैसे, जब यानी जहाँ लोकसभा के बराबर है राज्यसभा, यानी राज्यसभा जहाँ लोकसभा के बराबर है, एक पहली स्थिति बता दी। दूसरी कह रहा है राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो, ठीक है। फिर कह रहा है जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हों जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती। यानी जहाँ हमने लोकसभा के बराबर उसको शक्तियाँ दी, एक हमने लोकसभा के बराबर उसको शक्तियाँ नहीं दी, और तीसरी हमने लोकसभा से ज़्यादा उसको शक्तियाँ दी। यानी लोकसभा से जो है यानी ऐसी शक्तियाँ हमने उसको दे दी, यानी विशेष हमने उसको शक्तियाँ दे दी राज्यसभा को, ठीक है, जो हम लोकसभा को नहीं दे सके। तो लोकसभा के समान कौन कौन सी स्थिति है राज्यसभा की, तो देखिए कह रहा है सामान्य विधेयकों का पूर्व स्थापन है और उनको पारित करना। यानी मित्रों विधेयकों से संबंधित मैंने विस्तृत रूप से और डिटेल से डिस्कशन किया है, ठीक है। और उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो विधेयक लाते हैं ना हम साधारण विधेयक, उस साधारण विधेयक को जो है जैसी शक्ति हम लोकसभा को पास करने के लिए देते हैं वैसे ही हम राज्यसभा को भी देते हैं। आपको मैंने बताया था कि साधारण जो विधेयक होता है वो विधेयक जो है लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक हम जो केवल लोकसभा में लाते हैं, ठीक है। साधारण विधेयक को जो है यानी साधारण विधेयक जो हम लाते हैं वो राष्ट्रपति की हम सहमति नहीं लेते हैं उसको लाने के लिए, धन विधेयक को हम राष्ट्रपति की सहमति लेते हैं, ठीक है। और भी मैंने आपको जो कई प्रावधान बताए तो उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पूर्व स्थापन और उनको पारित करना। यानी मित्रों
मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आते हैं तो उस विधेयक को हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों की हमने समान शक्तियाँ बताई, यानी दोनों को हमने समान शक्तियाँ यहाँ दी है। ठीक, आगे हम बात करें तो कह रहा है वित्तीय विधेयकों का पूर्व स्थापन जिनमें भारत संचित निधि से व्यय शामिल होता है। मित्रों, मैंने आपको बताया था क्या कि एक तो मैंने धन विधेयक बताया था, ठीक है, अनुच्छेद 110 के तहत। फिर मैंने आपको बताया था कि एक वित्त विधेयक फर्स्ट होता है और एक वित्त विधेयक सेकंड होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वित्त विधेयक जो फर्स्ट होता है ना वो हम 117 के तहत जो है उसको गिनते हैं और वित्त विधेयक सेकंड को भी 117 के तहत। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि धन विधेयक जो होता है ना और जो वित्त विधेयक फर्स्ट होता है दोनों जो है दो मामलों में समान होते हैं। कौन कौन से? एक तो वित्त विधेयक फर्स्ट और धन विधेयक दोनों को हम जो है लोकसभा में ही लेकर के आ सकते हैं, और जो धन विधेयक और जो वित्त विधेयक फर्स्ट होता है वो दोनों विधेयक जो है हम क्या करते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट को लाने से पहले राष्ट्रपति से हम उसकी सहमति लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इन दो मामलों में तो जो है दोनों समान होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वित्त विधेयक सेकंड होता है ना उसके बारे में क्या कर रहा है कि जो वित्त विधेयक सेकंड होता है और जो साधारण विधेयक होते हैं इन दोनों मामलों में हमने समान शक्तियां दी है। मित्रों, किसको? राज्यसभा को। आप जो इस बात को समझ गए होंगे आसानी से, मैंने समझा रहा हूँ आपको क्या कि जो वित्त विधेयक सेकंड होता है ना वो वित्त विधेयक सेकंड जो है अन्य साधारण विधेयकों के समान ही गिना जाता है। ठीक है, जो हमने बताया था भारत की संचित निधि से जो व्यय शामिल होता है उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। ठीक है, फिर क्या करा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, इसको भी मैंने आपको जो है बताया क्या कि राष्ट्रपति के निर्वाचन या राष्ट्रपति के महाभियोग को लेकर हम किसी भी मामला लेकर के आ रहे हैं तो वो जो मामला हम यानी राष्ट्रपति का महाभियोग मान लो हम लेकर के आ रहे हैं तो हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस भी सदन में हम जो है ये प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं महाभियोग का तो उसके एक जो चौथाई सदस्य होते हैं उसको जो उन्होंने हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। फिर मैंने 2/3 बहुमत से उसको पास करने का बताया। फिर एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उसको पारित करेगा। पारित अगर कर देता है तो फिर राष्ट्रपति जो उसको यानी राष्ट्रपति को हम पद से हटा देते हैं। तो इसकी बात मैंने आपको जो चर्चा की थी राष्ट्रपति के टॉपिक में और अलग से जो है राष्ट्रपति का महाभियोग का मैंने चैप्टर लिया था तो मैंने आपको बताया था विस्तृत रूप से। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो जो राष्ट्रपति का महाभियोग लेकर के आते हैं, जो निर्वाचन का मामला अगर कोई भी हो तो हमने समान शक्तियाँ दी है राज्यसभा और लोकसभा को। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना, राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है, उसे राज्यसभा के विशेष बहुमत संकल्प को पारित करें और लोकसभा के सामान्य बहुमत की स्वीकृति के द्वारा हम पद से हटा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का भी अगर मान लो कोई निर्वाचन हमें करना है या पद से हमें उसको हटाना है तो राज्यसभा के समान हमने जो है लोकसभा को समान शक्तियाँ दी है और राज्यसभा को हमने ये अधिकार दिया है कि आप जो उपराष्ट्रपति को हटा सकते हो। कहाँ से? राज्यसभा के सभापति से, और विशेष बहुमत से उसको हटा सकते हो और लोकसभा में सामान्य बहुमत से। ठीक है, तो दोनों को हमने समान शक्तियाँ यहाँ पे दी है। फिर आगे क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लेखा महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश, यानी इसके मामले में भी हम जो है लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, तो उसको जो हम जब अनुमोदन लेते हैं तो अनुमोदन भी हम जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लेते हैं, तो समान हमने उनको शक्तियाँ दी है। फिर राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों को स्वीकृति, यानी आपातकाल जो तीनों हम घोषित करते हैं कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, तो तीनों को भी हम जो अनुमोदन लेते हैं वो हम दोनों सदनों से लेते हैं। ठीक है, तो हमने समान शक्तियाँ वहाँ दी। फिर प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का जो चयन करते हैं उसकी भी हमने समान शक्तियाँ दोनों को दी। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और वे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी मित्रों, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहे तो वो मंत्री जो है बन सकता है कहाँ से? राज्यसभा से भी बन सकता है और लोकसभा से भी बन सकता है। ठीक है, फिर संवैधानिक इकाई जैसे वित्त आयोग, यूपीएससी या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और इनकी जो रिपोर्ट होती है उसके मामले में हम जो है दोनों सदनों को जो है बराबर शक्तियाँ देते हैं। यानी मित्रों, अगर इनकी कोई भी रिपोर्ट आती है ना तो वो रिपोर्टें जो है लोकसभा में भी जाती है और राज्यसभा में भी जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार, यानी अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का और जो संघ लोक सेवा आयोग का जो न्यायिक क्षेत्र है उसके अगर उसको हमें बढ़ाना है या हमें जो है कुछ भी उसमें जो है वृद्धि करनी है तो उसके मामले में भी हम राज्यसभा को और लोकसभा को जो है समान शक्तियाँ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपसे चर्चा की डिटेल से कि कौन कौन से मामलों में हम जो है लोकसभा के साथ जो है राज्यसभा को रख सकते हैं, यानी दोनों को हमने वहाँ पे समान शक्तियाँ दी है। तो
मैंने आपको बताया। और मित्रों, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि एग्जाम्स में जो है सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मामलों में हमने जो है राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ दी, और कौन से मामलों में हमने उसको जो है राज्यसभा के समान शक्तियाँ नहीं दी, या लोकसभा के समान हमने जो है राज्यसभा को समान शक्तियाँ नहीं दी। तो आप जो है इस बात को अच्छी तरह से याद रख लेना। और इन सभी के बारे में, यानी एक एक जो मैंने आपको बातें बताई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान से इनको जो है याद कर लेना। तो आगे हम बात करेंगे कि लोकसभा के साथ असमान स्थिति कहाँ होगी, यानी कौन से ऐसे मामले हैं जहां हमने राज्यसभा को कम शक्तियां दी और लोकसभा को हमने ज़्यादा शक्तियां दी है। तो कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं, देखिए, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। मैंने आपको जो अभी चर्चा की थी, तो आगे मैं जो है डिटेल से यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता। और पहले भी मैंने आपको जो भाई बातें बहुत बारी बताया है कि धन विधेयक हम सिर्फ लोकसभा में लेकर लेकर के आ सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लोकसभा को ज़्यादा शक्ति दी है धन विधेयक के संदर्भ में, ठीक है। फिर राज्यसभा धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के भीतर जो है उसको फिर लोकसभा को लौटाना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मतलब धन विधेयक के मामले में अगर आप देखेंगे ना, तो लोकसभा को ज़्यादा हमने शक्तियाँ दी हैं और राज्यसभा के पास तो बहुत ही कम वहाँ पे शक्तियाँ प्रदान की है। फिर कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। यानी मित्रों, ऐसा समझो आप, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर मान लो कोई बिल हम लेकर के आ रहे हैं और वो बिल जो है पास किया गया लोकसभा से, और पास होने के बाद वो राज्यसभा में गया, ठीक है। राज्यसभा ने मान लीजिए कोई संशोधन करके, यानी राज्यसभा ने ये कहा कि आप जो इस बिल में ये संशोधन कर दीजिए, तो लोकसभा ये मानने के लिए बाध्य नहीं कि वो संशोधन ही करे, ठीक है। अगर वो चाहेगी ना तो वो संशोधन नहीं भी करेगी। तो इस संदर्भ में भी हमने जो है उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी है लोकसभा को। फिर वित्त विधेयक अकेले 110 अनुच्छेद का मामला नहीं है, इसे सिर्फ लोकसभा में पूरी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों की शक्ति समान है। यानी मित्रों, वित्त विधेयक की मैंने आपको जो अभी अभी चर्चा की थी शुरुआत में ही, और मैंने आपको बताया कि जो वित्त विधेयक हम लेकर के आते हैं ना, वो जो वित्त विधेयक स्पष्ट होता है और जो लोक धन विधेयक जो होता है, वो दोनों ही विधेयक जो है हम जो है लाते हैं, राष्ट्रपति की सहमति से लेकर के आते हैं और दोनों को लोकसभा में लेकर के आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे ना, तो अन्य मामलों में फिर दोनों जो है समान गिने जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे कहते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने के लिए हमने शक्ति दी है किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक का जब मैंने आपको चैप्टर बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो धन विधेयक होगा ना, उसको जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष उसको प्रमाणित करता है कि हाँ ये धन विधेयक है, ठीक है, तभी वो धन विधेयक माना जाता है। और अगर उसने ये प्रमाणित कर दिया ना कि ये धन विधेयक है, तो जो है कोई भी, चाहे संसद ही क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उस फिर विधेयक को वो जो है कोई अन्य विधेयक नहीं बता सकते। यानी अगर वो ऐसा कह देंगे कि नहीं ये तो साधारण विधेयक है, तो भैया आप जो है ऐसा आप कहीं आप नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो यह धन विधेयक हो गया है और आपके पास इस बात की शक्ति भी नहीं है। फिर क्या कहते हैं, दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने अलग से चैप्टर लिया कि संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है भाग 10 में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संसद के दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है ना, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो, तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। मैंने आपको बताया था और डिटेल से मैंने आपको बताया था, बार बार जोर दे करके बताया था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष या उपसभापति, ये जो है हमारी जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, किसी मामले को यानी किसी विधेयक को पास नहीं किया जाता है तो उस मामले में जो बैठक बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर क्या करा है, संयुक्त बैठक में लोकसभा ज़्यादा संख्या से जीतती है, सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। यानी मित्रों, जब हम संयुक्त बैठक करते हैं ना, तो संयुक्त बैठक में लोकसभा से ज़्यादा सदस्य होते हैं और इस कारण से जो है जो भी बिल हम लेकर के आते हैं वो ज़्यादातर संयुक्त बैठक में पास ही हो जाता है। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसे अनुदान की मांगों पर चर्चा करने की या मतदान करने की, यानी चर्चा तो कर सकती है लेकिन अनुदान की मांगों पर वो वोटिंग नहीं कर सकती। मित्रों, मैंने पहले भी आपको बताया कि राज्यसभा को हमने ये शक्ति नहीं दी कि आप जो है भैया हम जो अनुदान यानी हम जो पैसा मांग रहे हैं आप उस पर जो किसी प्रकार की वोटिंग करो, या अनुदान की मांग पर हम जो है जो मांग हम कर रहे हैं अनुदान की, उस पर आप किसी भी प्रकार का जो है वोटिंग नहीं कर सकते। फिर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल को जब समाप्त करेंगे तो लोकसभा अगर ये कर देंगे, यानी मैंने आपको उस समय बताया था कि लोकसभा के जो 1/10 सदस्य होते हैं, अगर वो मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को ये कह दे कि आप जो है भैया अब राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए जो है एक विशेष बैठक बुलाओ, तो जो फिर विशेष बैठक हम बुला सकते हैं। तो इस बात की मैंने आपके साथ यहाँ पर चर्चा की वापस, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो कह रहा है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे, मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती,
ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों और कार्यों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। यानी मित्रों, जो है राज्यसभा, जो हम यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर के आते हैं किसी सरकार को हटाने के लिए, तो ये कहना चाह रहा है कि जो राज्यसभा होगी ना, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के नहीं आ सकती किसी राज्य को, यानी किसी जो सरकार है उसको उठाने के लिए, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद जो होती है ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो मंत्री हम बनाते हैं वो लोकसभा के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। इस कारण से जो है राज्यसभा को हमने अधिकार नहीं दिया कि आप जो है किसी सरकार को हटा दो या किसी मंत्रिपरिषद को आप जो है हटा दो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपसे चर्चा की राज्यसभा के साथ समान स्थिति की लोकसभा की, यानी लोकसभा के साथ जो है राज्यसभा की हमने जो है कैसे समान स्थिति बताई है। इसके अलावा कौन से ऐसे मामले हैं जहां हमने राज्यसभा को कम शक्तियां दी, लोकसभा को ज़्यादा हमने शक्तियां दी, यानी राज्यसभा की लोकसभा के साथ हमने असमान स्थिति बताई। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इसके बारे में कि जो राज्यसभा को हमने जो कोई विशेष शक्तियाँ भी क्या दी है, यानी जो शक्तियाँ हमने लोकसभा को नहीं दी या जो शक्तियाँ हमने ज़्यादा दी राज्यसभा को, तो कौन सी ऐसी विशेष शक्तियाँ भी दी है राज्यसभा को। तो कह रहा है यह संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। मित्रों, अनुच्छेद 249 में ये बात हमने लिखी है क्या कि संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था और 5 मैंने परिस्थितियाँ बताई थी कि कौन कौन से ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे जो है संसद जो होगी वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मित्रों, कम से कम 4 या 5 बार तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 5 परिस्थितियों में संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है जो है। ठीक है, आगे हम बात करें तो कह रहा है यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। यानी मित्रों, अगर राज्यसभा ये चाहे कि हम भारत में जो है और एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाएंगे, और मित्रों आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं भारत में कौन कौन सी, एक तो है आईएएस, ठीक है, दूसरी होती है आईपीएस और तीसरी होती है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। और मित्रों आपको मैं यहाँ एक बात और बता दूं, जो भारतीय वन सेवा हो ना, ये भारतीय वन सेवा राज्यसभा ने ही बनाई थी सन 1966 में। ठीक है, पहले हमारे देश में भारतीय वन सेवा नहीं थी। हमारे देश में केवल और केवल जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे तो उस समय हमारे जो है देश में 2 सेवाएं थी अखिल भारतीय। कौन कौन सी? एक तो थी आईपीएस, लेकिन उसको आईपीएस उस समय नहीं कहते थे, उसको कहते थे आईपी यानी इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस। और एक थी जो आईएएस वर्तमान में है। ठीक है, लेकिन हमने बाद में राज्यसभा को ये लगा कि जो है भैया हमारे देश में जो है वनों को भी बचाना होगा, तो इस कारण से हम एक अखिल भारतीय सेवा बना देते हैं। तो उस कारण से फिर राज्यसभा ने जो है एक प्रस्ताव लेकर के आया था, अनुच्छेद 312 के तहत फिर जाकर के एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाई थी जो कि भारतीय वन सेवा है। ठीक है, तो राज्यसभा को हमने ये अधिकार दिया कि भैया आप अगर चाहोगे ना तो और अखिल भारतीय सेवाएं भारत देश में बना सकते हो। और अखिल भारतीय सेवाओं क्या होती है मित्रों, संक्षेप में मैं बता दूं, ऐसी सेवाएं जिनकी भर्ती तो केंद्र करता है लेकिन वो सेवाएं देते कहाँ पे, राज्य में। जैसे आईएएस आपने देखा होगा कि उसका एग्जाम लगता है तो केंद्र सरकार उसकी एग्जाम लेती है, यूपीएससी उसका एग्जाम लेता है। लेकिन जो है जब व्यक्ति यानी जब कैंडिडेट पास हो जाता है तो उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो भी केंद्र सरकार ही करती है। लेकिन उसको जब फिर कार्ड अलॉट कर देते हैं, यानी उसको जो है हम एक राज्य अलॉट कर देते हैं कि भैया आप जब यानी आप जो है किसी राज्य में जाकर के काम करोगे, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं होती है। तो आपको मैंने यहाँ पे संक्षेप में बताया। ठीक है, और अब आपको जो है जानना भी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति उतनी दुर्बल नहीं है जितनी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में। दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में। वित्तीय मामलों एवं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अलावा अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के बराबर ही है। मित्रों ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो राज्यसभा है ना, हमने जो इतना यानी हमारी राज्यसभा को हमने इतना भी कमज़ोर नहीं किया, कितना कि जितना जो है हाउस ऑफ जो लॉर्ड है ब्रिटिश यानी ब्रिटिश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ पे है। ठीक है, और हमने जो है उतनी भी शक्तियाँ राज्यसभा को यहाँ भारत में नहीं दी जितनी कि अमेरिका की जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लेना एक आसान शब्दों में कि हाँ एक बैलेंस अप्रोच के साथ यानी एक संतुलन की व्यवस्था के साथ हमने राज्यसभा को जो है शक्तियाँ दी है। बस इतनी सी हमें यहाँ पे बात समझनी है। आगे क्या कह रहा है, यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में हमने कम शक्तियाँ दी लेकिन इसकी उपयोगिता निम्न आधारों पर है। कैसे? यह लोकसभा के द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए और दोषपूर्ण लापरवाही से या अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और विचार के उपबंध में जांच उपाय। यानी मित्रों अगर मान लो लोकसभा जो है जल्दबाजी में कोई कानून बना रही है या कोई कानून जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में जो है हमने लोकसभा को इसीलिए ये शक्तियाँ दी है ताकि वो कानून जो है गलत ना बन सके और देश में जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हम जो है कर सकें। ठीक है,
तो उसके बारे में जो है यहाँ पे कुछ बातें बताएगी। फिर क्या कह रहा है, यह उन अनुभवी और पेशेगत लोगों को प्रतिनिधित्व देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं करते, यानी कि राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था राष्ट्रपति का, जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि राज्यसभा यानी सॉरी जो राष्ट्रपति का जो चैप्टर पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं, यानी 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, जो कि कला, साहित्य या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करने हेतु रक्षा करते हुए संघीय संतुलन को बरकरार रखता है। मित्रों, केंद्र जो है किसी भी मामले में जो है अनावश्यक यानी गलत तरीके से हस्तक्षेप नहीं करे, तो उसी स्थिति में जो है हमने संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए हमने जो है क्या किया, राज्यसभा को हमने जो कुछ विशेष शक्तियाँ भी दी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और हमने जो है आज विस्तृत रूप से चर्चा की कि राज्यसभा की कौन सी स्थिति जो है हमने विशेष शक्तियाँ दी उसको, किस मामलों में राज्यसभा की स्थिति समान है लोकसभा के, और किस मामलों में जो है हमने लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हमने चर्चा की और हमने ये भी चर्चा किया कि संसद जो वर्तमान में कितना काम कर रही है और कितना जो है प्रशासन पर या कितनी भारत की जो सरकार है उस पर कितना नियंत्रण कर पा रही है। तो मित्रों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ उनको कि बार बार आप जो है मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। मैंने जो है बहुत ही भरपूर तरीके से कोशिश की है आसान से आसान शब्दों में समझाने की आपको, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मित्रों बहुत ही जो है एक हाई लेवल की मैंने आपके जो है समक्ष जो है लेक्चर्स रखे हैं और जो है क्वेश्चन भी मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ। तो ये सभी जो है चर्चाएं होती रहेगी। और अब हमारा टॉपिक जो है आप इतना समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दो भाग और बनेंगे तो हमारा टॉपिक जो है संसद का वो कम्प्लीटली जो है पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपके सभा पटल पर मैं जो है 20 क्वेश्चंस आपके समक्ष रखूँगा, तो जो है आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो मित्रों अगले भाग में हम जो चर्चा करेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, संसदीय विशेषाधिकारों की अगले भाग में हम चर्चा करेंगे, और जो संविधान के अनुच्छेद 105 में हमने जो है संसद के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए हैं, तो इन सभी के बारे में हम जो डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।